नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन कैमरा न्यूज में और मैं हूं आप सभी के साथ प्रशांत। अब हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। जिस तरह से सरकार लगातार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ाती जा रही है, उसी पर हमने किसानों को यहां पर इकट्ठा किया और हम जानेंगे कि आखिर सरकार को एलपीजी, पेट्रोल, डीजल की तो एकदम याद आ गई, लेकिन आंदोलन के बीच फसलों को महंगा करने और फसलों के दाम बढ़ाने की याद क्यों नहीं आई। तो मोहित जी, ऐसा क्या हुआ कि सरकार को आंदोलन छोड़ के एलपीजी, डीजल, पेट्रोल और गैस दिखने लगा? नेहरू जी जिम्मेदार हैं इनके लिए। नेहरू जिम्मेदार हैं, बस खत्म। नहीं, इससे आगे भी तो कुछ बोले। नेहरू जिम्मेदार है, ये तो सरकार बोलती है। नेहरू जिम्मेदार है, ये तो सरकार बोलती है। अभी यहाँ कहेंगे किसानों को समर्थन देने वाले चश्मा लगा कर आ रहे हैं। समझ रहे हैं इनको फंडिंग कौन कर रहा है? अरे भैया, मोदी जी आपकी तरह 35 साल भीख थोड़ी मांगी है। मेरे घर परिवार वाले काम करते हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, मेरे फैमिली में सब कुछ है। आपकी तरह थोड़ी कह दूंगा कि मैंने 35 साल भीख मांगी है। क्यों मांगू? भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, पढ़ता हूँ, कमाता भी हूँ। आपकी तरह थोड़ी कि 35 साल भीख मांगूंगा। तो कहीं ना कहीं सरकार नजरअंदाज कर रही है ना कि 80-85 आंदोलन चलने के बाद भी फसलों को छोड़ के पेट्रोल, डीजल और एलपीजी दिख रहा है सरकार को। पेट्रोल आपको सस्ता चाहिए, डीजल आपको सस्ता चाहिए, देश को भी चाहिए। हाँ, देश को भी चाहिए। एक एड्रेस दूं, जाएंगे सऊदी अरब पहुंचेंगे या इराक पास पड़ेगा? नहीं, भारत की बताइए, भारत में क्या करना है? भारत में तो वो आपको एक ही आदमी बता सकता है भारत का समाधान। तो बाबा राम ऐसे चश्मा उतार के नहीं, चश्मे में तो उसकी आंख दिखेगी नहीं, बिना चश्मे की दिखती है उसकी आंख, ऐसे करके। बच्चों, आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या आप उसे वोट देंगे जो आपको 70-80 रुपए पेट्रोल देगा? आप ये देखिए, वो काना इतना महाराज है कि उसको, आप ये समझो, उसको जरा सी महंगाई बढ़ जाती थी तो डायन नजर आती थी, और आज जो महंगाई बढ़ रही है, आज इनकी भौजाई लग रही है। भाई, आपको इतने दिन हो गए आंदोलन में, आप आंदोलन में आते हैं, किसानों के बीच रहते हैं, आपको इसकी रूपरेखा क्या दिखती है? खालिस्तानी वाली रूपरेखा दिखती है आंदोलन की आपको? किस किसान के कपड़े आपको लग रहा है कि आतंकवादी जैसे, उसके कपड़े उतरवा के चेक करवा दूं आपसे? आतंकवादी आप भी तो आ रहे हैं लगातार। आपको किसी ने मारा? आपको मारा? पीटा किसी ने? आपका कोई सामान छीना? आस पड़ोस में ग्राउंड रिपोर्टिंग करी होगी, किसकी बहन बेटी को छेड़ा किसान ने, किसकी दुकान लूटी, किसका शोरूम लूटा, तो कहां से आतंकवादी हुआ, कहां से खालिस्तानी हुआ? मतलब अगर यही सारा का सारा किसान सुबह उठ के वो निक्कर डाल ले खाकी वाला और खड़ा हो जाए तो देशभक्त हो गया, और निक्कर की जगह पर अगर ये अपना किसान भाई, अपना किसान आंदोलन के झंडे लेकर यहाँ बैठ जाए तो ये देश विरोधी हो गया। आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं देश में देशभक्ति के। नहीं मोहित भाई, मैं पूछना चाहूंगा, सरकार नजरअंदाज क्यों कर रही है इतना? ये तो हेमा मालिनी बताएंगी, हेमा मालिनी बताएंगी। नेहरू जी को देख रहे होंगे या फिर ये देखिए, ऐसा है, सरकार नजरअंदाज करेगी। हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो सारे इस टाइम पे पार्लियामेंट में हैं। जितने भी किसान भाई हैं, चाहे वो हमारी हेमा मालिनी जी किसान हो, चाहे फिर वो हमारे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर किसान हो, चाहे फिर वो हरियाणा के एक चीज तो मुझे दिखती है सरकार की ओर से, मोहित भाई, एक चीज मुझे सरकार की ओर से दिखती है कि रवि दिशा और इस जैसे कई लोगों को खालिस्तानी मूवमेंट के नाम पर और किसान आंदोलन में फंडिंग के नाम पर अच्छे तरीके से गिरफ्तार किया। भाई आप देख लो, अभी तो हम आपके सामने खड़े हुए हैं, इनके विरोध में इतना बोल रहे हैं कि क्या नहीं, हमें भी नहीं पता कि कब हमें लटका दें। लेकिन हम देश में आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की। वो भगत सिंह जो जब उनकी दादी उनकी शादी की बात चलाती हैं तो भगत सिंह अपने लेटर लिखकर चले जाते हैं, घर को छोड़कर चले जाते हैं, और वो अपने लेटर में लिखते हैं कि पिताजी, मैं घर को छोड़कर जा रहा हूँ, और मैं घर को इसलिए छोड़कर जा रहा हूँ कि आपने देश से एक वादा करा था कि अगर मेरे बेटा हुआ तो मैं उसका सारा सर्वोच्च देश पे न्यौछावर कर दूंगा। तो आप ये सोचिए कि भगत सिंह का वो दिन था और उस दिन के बाद उनकी फांसी का दिन था। भगत सिंह कभी अपने घर नहीं लौटे, तो एक आदमी ने देश के खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश हुकूमत, जिस ब्रिटिश हुकूमत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घर के चक्कर लगाते हैं ना, वही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे बिजली के खंबे पर, इतने बड़े खंबे पर शहीद भगत सिंह को बांधा था, और उनके ऊपर से एक एक कपड़ा उतारकर बीच रोड पर भगत सिंह को मारा था, और इसलिए मारा था ताकि देश के अंदर कोई और भगत सिंह पैदा ना हो सके। लेकिन जब भगत सिंह को खोला जाता है तो भगत सिंह एक ही बात कहते हैं, और वो कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद। तो ब्रिटिश ऑफिसर उनसे पूछता है कि आपको इतना मारा, आपको दर्द नहीं हुआ? तो भगत सिंह कहते हैं मुझे दर्द जब होता है जब मेरे देश के लोग गुलामी सहते हैं, मेरे देश के लोगों के ऊपर जुल्म होता है। आप मेरे को अगर मार भी देंगे तो मेरे को दर्द नहीं होता। भाई, और सुनिए,
जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही होती है ना, तो भगत सिंह जब गवर्नर को लेटर लिखते हैं तो उस लेटर में ये नहीं लिखते कि मुझे मेरी फांसी रोक दी जाए। भगत सिंह लिखते हैं कि मुझे फांसी ना दी जाए, मुझे गोली मारी जाए, और वो भी सीने पे मारी जाए। तो वो देश के देशभक्त थे जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के खातिर राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खान, ठीक है, शहीद चंद्रशेखर आजाद और देश के तमाम महारानी लक्ष्मीबाई जैसे फ्रीडम फाइटर्स ने देश के खातिर अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, अपना लहू न्यौछावर कर दिया। और आपको लगता है कि इस भारत देश की भूमि पर अगर ये ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार राज करेगी और देश के किसानों पर जुल्म करेगी, इनको प्रताड़ित करेगी, इनको शोषित करेगी, तो हम लोग चुप रहेंगे? हमारे सीने में सावरकर का खून नहीं दौड़ता कि जो माफी मांग लेगा। इसके अंदर भगत सिंह का खून दौड़ता है, और वो भगत सिंह का खून दौड़ता है कि अगर ये गर्दन देश के किसान के काम आएगी तो हम गर्दन कटवाने को भी तैयार हैं, और गर्दन कटेगी तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। एक बात चल रही है किसानों की ओर से भी चल रही है वैसे भी कि प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, लेकिन प्राइवेट से तो इतना कुछ मिलता है देश को। प्राइवेट स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं जिसमें लोग नौकरियां करते हैं, तनख्वाह पाते हैं, अपना घर चलाते हैं, तो फिर प्राइवेट से इतनी दिक्कत। एक बात मुझे बताइए, आपके घर के सामने एक सरकारी पार्क है, उस सरकारी पार्क में आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ, एक करोड़पति भी जा सकता है, एक रोड़पति भी जा सकता है, और एक भीख मांगने वाला भिखारी भी जा सकता है। अब सोच के देखिए, उस पार्क का प्राइवेटाइजेशन, जिसे आप कहते हैं निजीकरण, कर दिया जाए, तो क्या अगर उस पार्क को कोई व्यक्ति विशेष खरीद लेगा तो उस पार्क में आपको और मुझे, उस भीख मांगने वाले को जाने देगा? नहीं जाने देगा ना। तो ये है प्राइवेटाइजेशन। अगर आपकी और मेरी हैसियत 50,000 कमाने की है, तो अगर मैं प्राइवेट कंपनी में जाऊंगा, वहाँ इंटरव्यू क्लियर करूंगा, जॉब लूंगा, तो अगर वो 10,000 रुपये भी देगा तो आपको और मुझे मजबूरी में लेना पड़ेगा, वरना वो मुझसे कहेगा अगर तुझे काम नहीं करना तो तू यहाँ से जा, तू 10,000 की बात कर, 5,000 में तुझसे अच्छा मिलेगा कोई, निकल यहाँ से। तो ये प्राइवेटाइजेशन है। लेकिन अगर ऐसा गवर्नमेंट में होता है तो आप और हम कंप्लेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आप प्राइवेट की कहाँ कंप्लेंट करेंगे? बताइए ना भाई। जैसे आपने कानून की स्टडी भी करी है, जो 3 काले कानून आए हैं, क्या इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसानों के हित में हो? देखिए, एक बात मुझे बताइए, देश की सरकार लगातार कह रही है मंडियों की स्थिति। आपने कितनी बार पढ़ा है कानून को? नहीं पढ़ा है हमने, लेकिन पढ़ा नहीं, कितनी बार पढ़ा है? पहला कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। यार एक बात मुझे सुन तो लीजिए, मैंने आपसे 3 कानून, तो मैं आपको बताऊं कि आज पूरे देश के अंदर एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि कौन कौन से 3 कानून हैं। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने इसमें पढ़ा है, इस कानून के अंदर मंडियों का जिक्र है, आप ये बताइए हाँ या ना? कहाँ से पढ़ा है आपने? फिर ये कानून ही नहीं पढ़ा आपने। ऊपर से नीचे तक कहीं भी कानून को पढ़ लीजिए, मैं चैलेंज कर सकता हूं किसी भी पॉलिटिशियन को, मंडियों का जिक्र ही नहीं है। और जिस एमएसपी की आप बात कर रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, देश के अंदर सभी किसानों को सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं ऐड कर देते इसके अंदर एक चीज कि देश के हर एक किसान को हर एक फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। दूसरी बात, देश के अंदर 2 प्रकार की मंडियां बन चुकी हैं, एक प्राइवेट मंडी जिसमें टैक्स नहीं लगता, एक गवर्नमेंट मंडी जिसमें टैक्स लगता है। दूसरी बात, अगर आपने एक स्कूटर खरीदा, अब आप उसे बेचना चाहते हैं, तो उसका दाम आप तय करेंगे या फिर जो आपका किराएदार है नीचे रह रहा है वो तय करेगा? आप करेंगे ना। तो किसान अपनी फसल का दाम स्वयं क्यों नहीं तय करता? उसकी फसल का दाम तय करने के लिए कोई और क्यों आता है? दूसरी बात, सबसे बड़ा प्रश्न, 102 साल पहले महात्मा गांधी जी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेका प्रथा का समापन किया। आज देश के अंदर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आप लेकर आ रहे हैं, ठेका प्रथा को लेकर आ रहे हैं, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आप देश के अंदर किसके पास कितना अनाज कहाँ स्टोर है और किस जगह पर है ये भी नहीं पता होगा। भंडार कितना है, किसके पास कहाँ है, ये नहीं पता होगा। दूसरी बात, आप वो दिन भूल गए। देश के अंदर के लोगों को आदत है भूलने की, समझ रहे हैं? क्योंकि बादाम इतना महंगा हो गया कि गरीब आदमी खा नहीं सकता, लेकिन भूलने की आदत बहुत पुरानी है। वो दिन लोग भूल गए। मैंने नहीं देखा, हालांकि ना मैं था, लेकिन मैंने देश के इतिहास को पढ़ा और मैं जानता भी हूँ। वो दिन आप भूल गए शायद जब हमारे पास अमेरिका से सड़ा हुआ वो पीएल, वो लाल गेहूं आता था। समझ रहे हैं? आप वापस इस देश को उस स्थिति पे लाके खड़ा कर देंगे कि हमें अमेरिका से दोबारा से वो सड़ा हुआ गेहूं खरीदना पड़ेगा। जब आप किसान को प्रताड़ित करेंगे, शोषित करेंगे, इसके ऊपर अत्याचार करेंगे, तो किसान अपनी फसल को खेती करना बंद कर देगा। किसान ने ठेका लिया है फसल करने का, लोगों का पेट भरने का ठेका लिया है, या नेता और मंत्रियों का ठेका ले रखा है कि इनका पेट यही भरेगा, या देश के अंदर एक तय हो गया है कि अगर कोई विशेष जाति में जन्मा,
आज लोग कहते हैं सफाई, क्या एक विशेष जाति ने ठेका ले लिया सफाई करने का? आप घर के अंदर से, एक मिनट, आप घर के अंदर सफाई नहीं करते, हर एक व्यक्ति सफाई करता है, तो क्यों कहा जाता है? तो सुनिए, इस जाति प्रथा को, कास्ट और रिलीजियन को, इस देश के अंदर एक मेंटलिटी को आपको और हमें चेंज करना होगा। फसल उगाने का ठेका किसान ने नहीं ले रखा। अगर आप और हम खाते हैं तो अगर हमारे हाथ में फावड़ा दे दिया जाए तो हमें शर्म की बात नहीं है। हम उस अनाज को खाते भी तो हैं, तो हमारे लिए फावड़ा चलाने की बात क्या है? अगर आप मेरे हाथ में अभी फावड़ा देंगे तो मैं शर्ट को, जैकेट को उतार के मैं फावड़ा भी चलाऊंगा। क्यों नहीं चलाऊंगा? अनाज खाने का ठेका, क्या उगाने का ठेका इसने लिया है? इसने ठेका लिया है क्या कि ये सबका पेट भरेगा? अगर मैं खाता हूं तो मैं भी उगाऊंगा, साथ मिलके उगाऊंगा। क्या हुआ, पढ़ा लिखा आदमी नहीं उगाता? वेल डेवलप और वेल सेटल्ड किसान है देश के अंदर। ये सरकार आई जी, 2014 से 2020 में ये कानून आया। इतने दिन हो गए इस सरकार को, उसने कोई स्थिति या कोई ना कोई स्टडी, कोई ना कोई रिसर्च तो करी होगी, या फिर ऐसे ही सिर्फ ये कानून ऐसे ही एकदम रातों रात बन गया, जिस तरह से नोटबंदी हुई थी? जीएसटी पे कौन सी स्टडी हुई जो जीएसटी रातों रात लागू हुआ? देश में नोटबंदी के चलते लाखों परिवारों की अर्थव्यवस्था, उनकी आय, उनकी आजीविका उनसे छिन गई। लाखों परिवारों का रोजगार छिन गया और ना जाने कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली इस नोटबंदी के चलते, जीएसटी के चलते। समझ रहे हैं? जीएसटी आई तो देश के अंदर व्यापारियों का उद्योग उनसे छीन गया। तो प्रधानमंत्री महोदय की बात पर यकीन करना देश के अंदर एक सबसे बड़ी मूर्खता का प्रमाण पत्र है। समझ रहे हैं? भले ही आप कहें कि हम किसानों को भड़का रहे हैं, हम किसानों को नहीं भड़का रहे, क्योंकि आप जब विपक्ष में लेकर कहते थे वो भी पूरा देश सुनता था, और आज भी सुनना है जब आप सत्ता पक्ष में। इनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। ये देश के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिसी को जानते हैं, वो है डिवाइड एंड रूल। फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों की नीति पर चलने वाले पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सत्ता शासन में बैठे तमाम देश के सत्ता संचालक लोग अंग्रेजों की स्थिति पर चल रहे हैं, उनकी पॉलिसी पर चल रहे हैं। और ये पॉलिसी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये भारतीयों का देश है, ये इंडियनों का देश है। यहाँ पर अंग्रेजों की पॉलिसी नहीं चलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो ये थे हमारे साथ मोहित शर्मा, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनसे हमने सवाल जवाब करे, कई चीज़ों के बारे में बताया उन्होंने भी हमें, हमने उनसे पूछा जो हमारे लोगों के सवाल थे। अगर आप भी कोई सवाल अपना जानना चाहते हैं किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, तो नीचे हमारी वीडियो में कमेंट करिएगा। आपके सवालों के जवाब हम आएंगे और यहाँ पर पूछेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए